अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो ये हमारे पास टर्बो C++ ओपन हो गया। तो जब आप ओपन करेंगे तो ऐसी हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ से समझ ना आए तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिएगा या दोबारा बैक करके आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये रीपेंट डेस्कटॉप है, यानी कि दोबारा यही कलर आ जाए करेगा। यहाँ पे फाइल पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाए करेगी। जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो इसका नेम ऑटोमेटिकली नो नेम 00 लिखा होता है। और डॉट CPP भी जो होती है ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होती है? जिस प्रोग्राम में हमने कोई फ़ाइल बनाई हो तो डॉट के बाद जो भी लिखा होता है उस प्रोग्राम की निशानदेही करता है। अगर डॉट कम लिखा हो तो वो इंटरनेट की एक फ़ाइल होती है, यानी कमर्शियल। .org ऑर्गेनाइजेशन की कोई फ़ाइल होती है। .doc ये डॉक्यूमेंट की कोई फ़ाइल होती है। .pptx ये पावर पॉइंट की कोई फ़ाइल होती है। इसी तरह ये जो हमारे पास C++ है, इसकी एक्सटेंशन जो है .cpp होती है। ठीक हो गया। ये जो डब्बा सा बना हुआ है, डब्बे पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाए करेगी। तो फाइल से दोबारा न्यू ओपन करेंगे। एक और फाइल ओपन करें तो ये हमारे पास नो नेम 02 और .cpp आ जाएगा। यहाँ से हम तीसरी ओपन कर लेते हैं, चौथी, जितनी मर्ज़ी हम इसको ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। दोबारा डब्बे पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, दोबारा एक ओपन कर लेते हैं। अगर पहले हमने कोई फ़ाइल बना के सेव की हुई है तो यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाया करेगी। इस फाइल को अगर हमने सेव करना है तो F2 की मदद से या सेव के ऑप्शन से हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज होता है कि पहले कोई फ़ाइल सेव है, हमने कोई और फाइल सेव करनी है, उसके लिए सेव एज सेव वाली ये डिफरेंट चीज़ें हैं। चेंज डायरेक्टरी है कि जहाँ पे जाके ये सेव होती है उसकी डायरेक्टरी वगैरह चेंज करना। तो अगर हमने प्रोग्राम बंद करना है ये सारा तो इसके लिए Alt X को दबाया जाता है। ये सारी चीज़ें एडिट में लिखी हुई है, अंडू करना हो और रीडू, ये वाली सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, ये शॉर्टकट कीज़ उनकी दी गई हैं। शो क्लिपबोर्ड, यानी कि जो चीज़ हमने कॉपी की होगी वो यहाँ पे आ जाया करेगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास फाइल का नाम होता है, ये डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है, ये यहाँ से विंडो को क्लोज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका काम अब स्टार्ट होने लगा है। ये जो एरो का निशान है, यहाँ से ये विंडो बड़ी या छोटी हो जाया करेगी। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में सिर्फ 3 बातें होती हैं, तो वो आपको मैं कमेंट में बताऊँगा, यानी कि कमेंट लिखने लगा हूँ मैं। कमेंट किसके लिए होते हैं? कमेंट आप लोगों ने पढ़ा कि आसानी के लिए होते हैं, ताकि हमें दोबारा पता चल सके हमने कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी अगर मैं प्रोग्राम लिखूँगा उसके लिए ये स्ट्रक्चर तो लाजमी होगा। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? उसमें 3 चीज़ें लाजमी होती है। मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसमें 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। नंबर 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन, और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, ये मैंने कमेंट में लिख दिया बॉडी। अब ये जो मैंने चीज़ें लिखी है, अब कंपाइलर इनको कंपाइल, यानी कि इसमें अगर कोई एरर भी होगा तो कंपाइलर इसको कमेंट ही समझेगा, इसकी एरर जनरेट वगैरह नहीं किया करेगा। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मेन फंक्शन क्या है ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा। इसकी बॉडी क्या है उसके बारे में भी हम इसी में जानेंगे। ठीक है, पहले हम कमेंट में लिख लेते हैं हमने प्रोग्राम किसके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम लिखना है डैट परफॉर्म्स, जो के परफॉर्म करता है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास प्लस का होगा, ठीक है, वो हमारे पास माइनस का होगा, मल्टीप्लाई का होगा,
मल्टीप्लाई का होगा और डिवीजन का होगा। ठीक है ना, ये 4 हमारे पास मैथमेटिकली ऑपरेशंस होंगे जिनको हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर का भी रहने दें। अगर आपने करना है तो उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज़ होता है, ये वाला। ठीक है, हम ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो कि 2 वेरिएबल्स के ऊपर ऑन टू वेरिएबल्स हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि जिसमें 2 वेरिएबल्स के ऊपर ये तमाम मैथमेटिकली ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएं। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे या प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब देखें प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं कि तो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं, हदायत होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है तुमने क्या करना है। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर के लिए हदायत लिखने लगा हूँ कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली हदायत जो है वो मैंने, यानी कि देखें प्रोग्राम को हमने रट्टा नहीं लगाना करना, रट्टे वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो भी ये चीज़ लिखी गई है ना, राइट ए प्रोग्राम डैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल्स पर हमने मैथमेटिकली ऑपरेशंस ये वाले अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो 1 लाइन का प्रोग्राम लिखें, 10 लाइनों का लिख दें, 20 का लिख दें, 30 का लिख दें। अगर आपका प्रोग्राम ठीक है तो कोई भी टीचर प्रोफेसर आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया जो कि तमाम मैथमेटिकली ऑपरेशन ये वाले 2 वेरिएबल्स पे अप्लाई करता है, हमारा आंसर आता है, तो कोई भी टीचर आपके नंबर कट नहीं कर सकता। जब कंप्यूटर ने चला दिया तो टीचर क्यों गलत करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने मैथमेटिकली ऑपरेशंस 2 वेरिएबल्स पे अप्लाई करने हैं। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो मुझे पहले 2 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, देखिएगा, यानी कि पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगा। डिक्लेयर का मतलब है वेरिएबल पैदा करूँगा इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अब ये तो मुझे पता चल गया मुझे 2 वेरिएबल चाहिए क्योंकि मैंने 2 वेरिएबल के ऊपर काम करना है। अब देखें, अब ये बात कि जो वेरिएबल मैंने लेने हैं उसमें मैंने इंटीजर का डाटा लेके आना है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स वाला लेके आना है, करैक्टर डाटा लेके आना है, स्ट्रिंग डाटा लेके आना है, कौन सा डाटा लेके आना। ठीक है, अगर तो आपने अशारी वाला डाटा लेके आना है तो इसके लिए मैं फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करूँगा। ठीक हो गया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ इंटीजर पे काम करना चाहता हूँ तो उस वक़्त मैं इंटीजर के 2 वेरिएबल्स लूँगा, जिसको मैंने एक को a का नाम दे दिया, एक को b का नाम दे दिया। ठीक है, एक को मैंने a का नाम दे दिया, एक को b का नाम दे दिया। तो एट द एंड मैंने सेमी कॉलन का यूज़ किया क्योंकि ये रूल है। और इंटीजर्स को कैसे डिक्लेयर करवाया, पहले डाटा टाइप, बाद में उनका नाम कैसे रखते हैं, तो इसके लिए आप रूल्स पढ़ के आए हैं, आइडेंटिफायर के, वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स वगैरह वो सारे, तो ये सारे सिंटैक्स आपने पढ़े हैं। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है ये भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, इसका सिंटैक्स भी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गए तो इन वेरिएबल को हम इंटीजर कोई ना कोई वैल्यूज़ भी देंगे। तो अपनी मर्ज़ी से मैंने एक वैल्यू दे दी 10। ठीक है, और एक ये स्टेटमेंट लिख दी, और b को मैंने वैल्यू दे दी 15 और एक b को 5 वैल्यू कर देते हैं। ठीक है ना, ये लो जी मेरी 3 स्टेटमेंट्स हो गई। अब मेरे पास एक वेरिएबल a आ गया, एक वेरिएबल b आ गया, और वो वेरिएबल इंटीजर डाटा का होगा। ठीक है, और एक को मैंने 10 वैल्यू दे दी, एक को 5। अब देखिएगा, अब गौर करिएगा, अब यही चीज़ मैं बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता था, यानी कि मैं कहूँ कि इतना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोमा लगा के b इज़ इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, यानी कि 2 लाइनों को एक ही में लिख सकता था। इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर समझ ना लगे तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन होता है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाए उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ किया जाए तो वहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है,
यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, पैदा करवाया गया। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई है। अगर आप कहते हैं कि मैं इससे भी छोटा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ तो आप ये भी लिख सकते थे, a की वैल्यू यहाँ ही आप असाइन कर दे 10 और b की वैल्यू आप यहाँ ही असाइन कर दे 5। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये कैसे लिखते हैं इसका सिंटैक्स भी आपके पास मौजूद है और आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट थी जिसको हम डिफरेंट मेथड से लिख सकते थे। ठीक है, तो अब दो वेरिएबल्स आ गए, दो वेरिएबल्स को वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमने मैथमेटिकली ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस लिख देंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और क्या हमारे पास आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे a डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा प्रोग्राम ही हमारा बनी जा रहा है। तो विंडो जहाँ से ज़रा सी बड़ी कर लेते हैं और एट द एंड हमारे पास a रिमाइंडर b आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स आ गई। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट्स आ गई, 5 स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा, अब देखें, अब इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का आंसर। लेकिन हम अपना प्रोग्राम शॉर्ट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, छोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लें। यानी कि यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल c ले लिया और मैं कहता हूँ कि a प्लस बी का जो आंसर है वो c में आएगा, a माइनस बी का जो आंसर है वो c में आएगा, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b का आंसर भी c में आएगा, a डिवाइडेड बाय, यानी कि सभी का आंसर जो है वो c में आएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, ये देखें ये स्टेटमेंट कैसे चलेगी, a प्लस बी का जो भी आंसर आएगा, यानी कि 10 प्लस 5 जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू किसके पास चली जाएगी, c के पास। a प्लस बी जो भी आंसर आ जाएगा वो वैल्यू किसको चले जाएगी, c के पास चले जाएगी। अब c में आंसर तो आ गया, अब ये आंसर मैं अपनी स्क्रीन पे आउटपुट रिजल्ट देखना चाहता हूं, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज होती है, एक फंक्शन यूज होता है सी आउट। ठीक है, सी आउट को कैसे लिखना है इसका आप सिंटैक्स पढ़ के आए होंगे। तो ये हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स आ जाती हैं और यहाँ हम ये जो मैंने डबल कोटेशन लगाई ना, डबल कोमे, इसके अंदर जो मर्जी लिख दें, अपनी मर्जी से मैं लिख देता हूँ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ 2 वेरिएबल्स और साथ लिख देता हूँ इक्वल टू। ठीक है, ये डबल कोटेशन के अंदर या रेड कलर का जो भी लिखा गया है इसमें आप अपना नाम लिख दें, आई लव पाकिस्तान लिख दें, ABC लिख दें, जो भी लिखे, टू द पॉइंट ये चीज़ स्क्रीन पे शो हो जाए करेगी। ठीक है, ये चीज़ टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाए करेगी। अब देखिए यहाँ पे फिर एंगल ब्रैकेट लगा दूँ। ठीक है, ये वाली जो भी चीज़ लिखी गई है ना, ये वाली डबल कोटेशन के अंदर, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाया करेगी। ठीक है, अब देखें, अब ये यहाँ पे जो आंसर आएगा इक्वल टू के आगे, इक्वल टू के आगे जो आंसर आएगा वो कहाँ से उठाया जाएगा, इक्वल टू के आगे, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो आंसर शो होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, तो वो आंसर मैंने सी में स्टोर करवाया है। यानी कि a प्लस बी की कीमत c में स्टोर करवाई है, तो इक्वल टू के आगे जो भी आंसर आएगा वो c में से आएगा। किस में से आएगा, c में से आएगा। ठीक है, और एट द एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बाकी नीचे वाली चीज़ें अभी मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ, सिर्फ इतनी ही चीज़ें करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, फिर बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक है ना, एक प्रोग्राम छोटा सा हम बना के देख लेते हैं, बाकी चीज़ें फिर आप खुद। और देखिएगा यहाँ पे मैंने ये टर्मिनेटर लगा दिया, यानी कि सेमीकोलन लगा दिया। अब देखें, अब ये मैंने प्रोग्राम की बॉडी बंद कर दी। क्या कर दी, प्रोग्राम बॉडी बंद कर दी। अब ये इतना छोटा सा मैंने काम किया, इसने क्या किया, इसने 2 वेरिएबल पे सम का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब देखें ये जो बॉडी है ना, किसकी बॉडी है, मेन फंक्शन की बॉडी है। किसकी, मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन भी मैं लिखूंगा तो वाइड मेन मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेन फंक्शन। अब देखें, जब हमारा कंपाइलर इन चीज़ों को पढ़ेगा
जब हमारा कंपाइलर इन चीज़ों को पढ़ेगा तो कंपाइलर को नहीं पता सी आउट क्या लिखा हुआ है, कंपाइलर को नहीं पता सी आउट क्या लिखा हुआ है। जैसे आप किसी क्लास में एंटर हो, आपको किसी बच्चे के बारे में नहीं पता होता क्या है, आप टीचर से अटेंडेंस रजिस्टर लेते हैं, बच्चे का नाम नूम पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा इतने दिन आया, यानी कि सारी डिटेल एक रजिस्टर में होती है, एक फोल्डर में होती है, एक फाइल में होती है। इसी तरह सी आउट की डिटेल भी एक फाइल में पड़ी हुई है, तो वो फाइल पहले मैं इस प्रोग्राम के साथ अटैच करूंगा, इंक्लूड करूंगा। तो वो फाइल इंक्लूड करने के लिए, अटैच करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया जाता है, जो कि फाइल को इंक्लूड करता है। क्या करेगा? इंक्लूड करेगा। क्यों इंक्लूड करेगा? इसलिए क्योंकि उसमें इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी एक रूल बना हुआ है, सिंटैक्स बना हुआ है कि ये हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, ये वाले सिंबल से स्टार्ट होता है। और इसका सिंटैक्स है कि इसके बाद हम इसको इंक्लूड लिखेंगे, इसके बाद हम एंगल ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, या हम चाहें तो डबल कोटेशन मार्क्स भी डाल सकते हैं, और इसमें हम लिखेंगे IO स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और डॉट हेडर फाइल डॉट एच। डॉट एच का मतलब क्या है? हेडर फाइल। डॉट CPP का मतलब क्या था? C++ की फाइल। ठीक है, तो ये लें जी, हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। फजूल चीज़ हमने कोई भी नहीं लिखी। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। क्या करते हैं? कंपाइल। तो Alt F9 दबाएं और कंपाइल किया तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई, कंपाइल हो गया। लें जी, कोई एरर नहीं आई, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे रन का ऑप्शन है, किसका? रन का। रन पे क्लिक किया, कंट्रोल F9 पे दबाएंगे तो ये चला नहीं प्रोग्राम, चला है प्रोग्राम। आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगी, देखिएगा, स्पीड के साथ देखिएगा। रन तो हो जा, इसको क्या हो गया? चलें जी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ रन। ठीक है, ये हमारा कंपाइलिंग हो गया। ये देखिए रन हुआ, ब्लैक स्क्रीन आती है, थोड़ी सी देखिएगा, ब्लैक स्क्रीन आएगी, फिर आई थी ना ब्लैक स्क्रीन, देखिएगा आती है ना ब्लैक स्क्रीन। अब वो नीचे जहाँ पे एंड पे, यानी कि यहाँ पे जो F1 हेल्प सेव ओपन, यहाँ से देखते जाइएगा, आपको पता चलेगा कि ब्लैक स्क्रीन आई थी। ठीक है ना, वो देखे ब्लैक स्क्रीन आती है ना, तो ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आती है, आके चले जाती है। तो हम कहते हैं कि हमें रिजल्ट भी शो होना चाहिए, यानी कि ब्लैक स्क्रीन उस वक़्त तक खड़ी रहे, या हमारा आंसर उस वक़्त तक डिस्प्ले होता रहे जब तक कि हम कोई करैक्टर इनपुट ना कर दें, कोई बटन ना दबा लें। तो इसके लिए गेट करैक्टर हम यूज़ करेंगे। गेट करैक्टर क्या कहता है? गेट करैक्टर कहता है कि मैं, जब तक मुझे एक करैक्टर ना दिया गया, मैंने आपका रिजल्ट दिखाते रहना है। यानी कि देखें, अब रन करेंगे तो एक एरर आ गई है। अब एरर क्यों आ गई है? देखें, उसने बता भी दिया एरर कहाँ पे है, 13 पे है। माउस हमारा बंद हो गया चलना, तो ये जी 13 पे उसने बता दिया एरर है, यानी कि इसमें एरर है। एरर क्या है? प्रोटोटाइप एरर है। प्रोटोटाइप, इसका मतलब ये है कि गेट ch के बारे में आपके कंपाइलर को नहीं पता गेट ch क्या है। तो ये यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा हमारा माउस से, एक मिनट जी। ठीक है, तो गेट ch जो है एडिट के लिए व्यू सोर्स एंटर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा एरर है। तो एरर क्यों आई है? क्योंकि गेट ch एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके बारे में कंपाइलर को नहीं पता। हम पहले इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, यानी कि पहले इसकी डिटेल बताएंगे। तो इसकी डिटेल हमारे पास किसमें होती है? इसकी डिटेल हमारे पास होती है conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, अपनी मर्जी डबल कोटेशन मार्क्स लगा लें, अपनी मर्जी एंगल ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, ऊपर मैंने डबल कोटेशन लगाया था, नीचे एंगल ब्रैकेट। अब देखिएगा, ये हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, एरर कोई भी नहीं आया। ये हमारा कितनी दफ़ा देखें हमारा रिजल्ट आया हुआ है। ये इतनी दफ़ा रिजल्ट इस वजह से आया हुआ है क्योंकि मैंने बार बार रन किया था, तो जितनी दफ़ा मैंने रन किया था उतनी ही दफ़ा ये आंसर लिखा गया। अब मैं चाहता हूँ कि सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए, जो मैं न्यू आंसर लिखता हूँ वही शो आए। ठीक है, यानी कि जो मैं
अब कंपाइल करूँगा वही आए करे। तो 2 एरर्स आ गई हैं। वो एरर इसलिए आई है क्योंकि क्लियर स्क्रीन का भी मैंने फंक्शन क्लियर स्क्रीन जो है इसका नहीं यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे CLS यानी कि गलत लिख दिया मैंने। ये देखें एरर आ जाता होता है क्लियर SCR, यही है। एक फिर एरर आ गया क्योंकि क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग गलत हैं। तो क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग क्या थे, ये नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, अब नहीं ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम होता है। ये लें जी, ठीक हो गया। अब एक ही लाइन पे आ गया हमारा आंसर। अब इसी के लिए अगर हम मल्टीप्लाई का करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लिख देंगे, यानी देखें मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू A प्लस बी, A अब माइनस बी कर लेते हैं, A माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, C आउट और ये वाला, और कोमे के अंदर जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। यानी कि अब हम सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और आगे इक्वल टू डाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इक्वल टू आ गया। अब क्या लिखना है, अब इसका आंसर कहाँ से आएगा, अब इसका आंसर C से आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर C से आएगा, तो इसका आंसर अब C से आएगा। तो ये ले, तो ये हमारे पास देखें आंसर आगे ही आ गया। सम ऑफ 2 वेरिएबल्स 15 और सब्ट्रैक्शन 5। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पे आंसर आया करें, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड एल, ठीक है। एंड एल से क्या होगा, एंड एल से हमारा आंसर नेक्स्ट लाइन पे चला जाया करेगा, ठीक हो गया। अब देखें इसी तरह आप प्लस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिमाइंडर कर सकते हैं, वो सारा आपने खुद करना है, ठीक हो गया। अब एक गेट CHE भी होता है। गेट CHE का मतलब क्या है, गेट CHE का मतलब ये है कि अब जो भी मैं, ये स्क्रीन हमारे सामने उस वक्त तक शो हो रही है जब तक मैं कोई करैक्टर ना इनपुट दूंगा। जब मैंने करैक्टर दबाया वो करैक्टर भी शो हुआ करेगा, ठीक है। वो करैक्टर भी लिखा गया। अब वो करैक्टर कैसे लिखा गया ये देखिएगा। गेट CH दोबारा लगाऊंगा, इस बात की शायद आपको समझ ना आए क्योंकि अभी आपने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा। ये देखिएगा, ये गेट CHE जब मैं दबाऊंगा तो वहां पे E शो भी हुआ। इसके बाद ये गेट CH चल गया, गेट CH चल, गेट दो चीज़ें यूज़ किया, गेट CHE और गेट CH। तो गेट CHE चल गया, गेट CH अब चला, ठीक है। देखिएगा दोबारा, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। अब देखिएगा कोई विंडो उस वक्त तक, हमारा आंसर उस वक्त तक रुका हुआ है जब तक कोई मैं करैक्टर ना इनपुट करूं। तो मैंने करैक्टर के इनपुट कर दिया, ये गेट CHE ने अपना काम दिखा दिया। E मतलब क्या, इको, यानी कि इसने अपना काम दिखा दिया। अब गेट CH जो है ना, गेट CH E वाला तो चल गया, गेट CHE वाला चल गया। गेट CH जो है वो कह रहा है करैक्टर दो, तो उसके लिए ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब गेट CHE वाले को रिमूव कर देता हूँ, तो देखिएगा, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। क्लियर स्क्रीन देख लेते हैं। तो क्लियर स्क्रीन यानी कि अब इसको रिमूव करके देखते हैं, यानी कि रिमूव क्या करना है। तो यहाँ पे कमेंट ही लगा के देख लेते हैं। ये मैंने कमेंट लगा लिया। अब कंपाइलर इसको नहीं पड़ेगा, इसमें जितनी मर्जी एडिट करे। तो वो देखें आंसर हमारा जो है वो बार बार आई जा रहा है, ठीक है। तो वो लाइंस इसलिए इस तरह की आ रही है क्योंकि नीचे वाली C आउट पे मैंने वो नहीं यूज़ किया था एंडल, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें, अब अगर हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बड़ा करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे C के अलावा हम एक D वेरिएबल भी ले होते हैं, ठीक है। क्या, D वेरिएबल भी ले जाते हैं और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो D में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी लेंथी प्रोग्राम करते जाएं। तो ये हमारे पास आ जाएगा D, ठीक है। अब मेन मकसद क्या है, हमने अपना काम करवाना है। अब मैं छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, छोटे से छोटा प्रोग्राम। तो देखिएगा मैं छोटे से छोटा प्रोग्राम कैसे बनाता, ठीक है। छोटे से छोटा यानी ये सारा काम मैं एक ही लाइन में करवाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करवाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा इंट A की वैल्यू मैंने दे दी 10 और B की वैल्यू मैंने दे दी 5, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन में हमारी लग गई इंटीजर वैल्यू डिक्लेरेशन भी हो गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गई। आगे मैं C आउट लिख के क्या लिखता हूँ, C आउट लिख के देखिएगा अभी एक स्टेटमेंट में ही सभी करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, A यानी कि अब मैं कहूँगा सम,
क्या, सम का आंसर जो है ये शो हो, सम का आंसर इक्वल आ जाए किसके यानी कि सम का आंसर तो स्क्रीन पे वैसे ही शो हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ वैसे ही स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब इसका आंसर कहाँ से उठाया जाएगा, तो इसका आंसर a प्लस बी से उठाया जाएगा, a प्लस बी से। अब देखें मैंने डायरेक्ट ही ये वाली चीज़ लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो जब डायरेक्ट ही लिखी तो अब चला के देखते हैं क्या ये चलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल चला, ये देखें सम 15 आ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ मज़ीद के सम आगे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट और आगे a मल्टीप्लाई बाय बी, a मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखते हैं कि एरर आता है या नहीं, ठीक है। तो आपने भी इस तरह प्रोग्राम में एरर आ गया तो एरर आ गया तो यहाँ पे भी शायद आएगा इस तरह। तो ये लें जी, एक ही लाइन में सारा प्रोग्राम लिखने लगा हूँ। अब मैं देखिएगा कैसे मैं लिखता हूँ, इससे शायद आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अब देखिएगा एक ही लाइन में सारा लिखूंगा। सम बराबर किसके है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए, आंसर यहाँ से उठाना है, नेक्स्ट लाइन आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं एंड एल यानी कि एंड एल का यूज़ करूँगा, एंड एल यूज़ कर लिया, एंड एल, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं करता हूँ स्क्रीन पे सब्ट्रैक्शन शो हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन शो करने के लिए इसको डबल कोटेशन में लिखूँगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन डबल कोटेशन में आएगी। सब्ट्रैक्शन का आंसर मैंने कहाँ से उठाना है, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर मेरे पास आए a माइनस बी से, a माइनस बी से आए इसका आंसर, ठीक है। न्यू लाइन के लिए मैं दोबारा एंड एल यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फिर मैं कहता हूँ आगे प्रोडक्ट का आंसर, तो प्रोडक्ट का लिखा हुआ है यहाँ से आए। दोबारा न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और एंड एल यूज़ करने के बाद अब क्या करना था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन भी हो गया प्रोडक्ट और डिवीजन आ गया। डिवीजन के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ स्क्रीन पे शो हो जाए, डिवीजन डिवीजन, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो उठाया जाएगा, यानी कि पहले कोटेशन बंद की, इसका आंसर उठाया जाए a डिवाइड b से, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए मैं एंड एल का यूज़ करूँगा। और फिर मैं क्या कहता हूँ, अब बार बार एक ही चीज़ लिखी जा रहा हूँ, आगे क्या आएगा। अब हमने क्या करवाना है, अब हम करवाना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, बल्कि अब मैं लिखूँगा रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि बाकी बचने वाली चीज़ कितनी होती है। तो रिमाइंडर के लिए अब मैं यूज़ करूँगा a रिमाइंडर बी, ठीक है। और ये हमारे पास बस आगे एंड एल लगाएं या ना लगाएं, लगा लेते हैं एंड एल, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपाइल करके, एरर कोई भी नहीं आई। तो ये लें जी, सारा रिजल्ट हमारा आ गया एक ही लाइन में। हमने कितनी लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो देखिए जी, पर ये लेंथी हो गया ना ज़रा सा, एक स्टेटमेंट इतनी बड़ी हो गई। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स लिखी। अगर मैं पहली या ये वाली स्टेटमेंट ना भी लिखता, यानी कि अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट ना भी लिखता तो प्रोग्राम मेरा फिर भी चल जाना था, लेकिन होना क्या था, बार बार स्क्रीन शो हो जानी थी, ठीक है। और अगर मैं इसको भी ना लिखूं, अगर इस चीज़ को भी ना मैं लिखता तो फिर भी हमारा प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन हमें आंसर नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लिख लिया। और अगर मैं बल्कि 2 लाइन का प्रोग्राम काफ़ी है, ठीक है। तो अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कि छोटा से छोटा और इजी से इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें, मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की। अब ये देखिए, समझ ले, अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें वो वाली चीज़ें हैं जो डिटेल इन फाइल्स में डिटेल होती हैं, हेडर फाइल में डिटेल होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उसके बारे में, और उसको इंक्लूड करवाने के लिए इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है। ये मेन फंक्शन होता है और ये हमारे पास बॉडी होती है, ठीक है। हम अब डिफरेंट एडर्स करके देखते हैं। अब देखें, अब मुझे कहा गया था, अब अगर हमें कहा जाए कि आपने 10 और 5 को प्लस करवाना है, लेकिन मैंने 1 और 5 को प्लस करी जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास लॉजिकल एरर आया करेगा, ठीक है। और
देखें लॉजिकल एरर की पता लग गई। अगर यहाँ पे ये इस चीज़ को मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास सिंटैक्स एरर आ गया और उसने बता भी दिया कि सिंटैक्स एरर कौन सी लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया, तो ये सिंटैक्स एरर हमने दुरुस्त कर लिया। अब तीसरा रन टाइम एरर था। तो रन टाइम एरर के लिए मैं इसकी वैल्यू 0 करके देखता हूँ। तो 0 जब मैंने इसकी वैल्यू की तो हम देखें जी, देखिए कंपाइल तो हो गया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन रन टाइम पे ये हमारा प्रोग्राम चल नहीं रहा। रन टाइम पे हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है a डिवाइड b, ठीक है। तो ये हमारे पास रन टाइम एरर है, यानी कि रिजल्ट नहीं हमें आएगा, ठीक है। तो तीनों एरर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, कंपाइल वगैरह सब कुछ कर लिया। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम की समझ आई होगी। कोई भी स्टेटमेंट हमने ये देखें वो रन टाइम एरर हमें शो आ गया ना, डिवीजन एरर डिवीजन एरर डिवीजन एरर, और क्लियर स्क्रीन के ऊपर हमने ये कमेंट लगाया था, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये प्रोग्राम लिखा जाता है। और अगर आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के बारे में बताऊं, यानी कि अब हम स्पीड से एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब हम स्पीड के साथ एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। कोई और प्रोग्राम आपकी बुक का देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो छोटा सा कोई आसान सा प्रोग्राम देखते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया और डिफरेंट चीज़ें और भी देखी हमने, ठीक है। अब देखें, उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें एरिया जो है उसके बारे में सरकमफेरेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो इसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। IOStream मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने आउटपुट शो करवानी है, IOStream, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा ताकि मैंने getch का यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन ये आ जाएगा। IOStream, ये देखें गलती हो गई, IOStream.h, ठीक है। तो आपने कोई गलती नहीं करनी। और नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन आ जाएगा। तो वाइड मेन, तो वाइड के सारे स्पेलिंग छोटे होने चाहिए, गलती कोई भी ना हो, और इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें एरिया जो है हमारे पास वो अशारिये में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अशारिये में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं। फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक आर को इंट्रोड्यूस करवाया, एक वेरिएबल एरिया को। आप जो मर्ज़ी अपनी पसंद से नाम रख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन को हमने यूज़ किया ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बार बार ना आए, यानी कि एक ही स्क्रीन पे बार बार शो ना हो। सी आउट को यूज़ करेंगे, सी आउट को यूज़ किया हमने। सी आउट पे हमने कह दिया कि एरिया रेडियस, बल्कि इसमें एक और फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है, वो आपको समझा देता हूँ। इंटर रेडियस, ठीक है। रेडियस यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस जो है वो इनपुट के टाइम रनिंग के टाइम इनपुट ली जाएगी। पहले हम आर को यहाँ पे ही वैल्यू दे देते थे, लेकिन अब देखें कि पहले हम आर को यहाँ ही वैल्यू दे देते थे। अब क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी कि मैंने प्रोग्राम बना के आपको दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी से रेडियस की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आप मर्ज़ी से इंटर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके लिए सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम आर में इसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया मैंने कह दिया किसके इक्वल है, 2 × 3.1414159 और मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आर, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला कहाँ चल गया, 3.14159, ठीक है। ये कहाँ पे चला गया, 3.14159, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, और इसके साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे आर, ठीक है। आर की वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे हम रन टाइम पे हम आर की वैल्यू स्टोर करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे सी आउट, यानी कि जो हमारा आंसर जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो वो आएगा एरिया इज इक्वल टू
एरिया इज इक्वल टू ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होगा, डबल कोटेशन मार्क, और इसके बाद ये वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, तो वैल्यू अब हमारे पास इसमें स्टोर हुई है एरिया में, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हुई है। तो अब ये वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे। अगर हम प्रोग्राम शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया, एट द एंड सेमी कॉलन, और इसके साथ कर्ली ब्रेसेस जो है वो बंद की, और हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया। तो ये देखें रेडियस की वैल्यू पूछेगा, मैंने 4 वैल्यू दी तो उसने फार्मूला लगा के एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम शॉर्ट करना चाहते हैं तो एरिया का फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। एरिया का जो फार्मूला था अब वो यहाँ पे यूज़ कर लें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14159 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो आप फिर इस स्टेटमेंट को रहने दीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो फिर इस एरिया को भी रहने दीजिएगा। अब प्रोग्राम जितना शॉर्ट करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। देखें अब, ठीक है, ये देखें रेडियस की वैल्यू पूछेगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं शो करवाना चाहते तो ना करवाएं, यानी कि यहाँ पे अब हम कमेंट का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें वैसे ही वैल्यू आप इंटर करी जाएँ, 78 यूज़ की, फार्मूला लगाया, उसने ये आंसर आ गया। अब इस प्रोग्राम को करने का ये भी तरीका है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, यानी कि उसने ये वैल्यू लिखने की बजाय इस वैल्यू को कांस्टेंट कह दिया। ये वैल्यू लिखने की बजाय उसने इसको पाई कांस्टेंट का नाम दे दिया। अब अगर पाई कांस्टेंट का नाम दिया तो पहले यहाँ पे मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करूँगा, वहाँ पे इसको पहले डिफ़ाइन करवाऊँगा। तो डिफ़ाइन पाई की वैल्यू मैं पहले डिफ़ाइन करवाऊँगा 3.14159, ठीक है। तो अब भी हमारा प्रोग्राम वैसे ही चलेगा, देखिए। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे कि प्रोग्राम को करने के, और इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम बॉडी में नहीं आता, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। मैक्सिमम प्रोग्राम मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो की ना समझ लगी, मैक्सिमम चीज़ें और सही तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बताने की कोशिश की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। टाइम कम था तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अब बंद कहाँ से करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट एक्स लिखा हुआ था, तो वो पूछ रहे हैं कि इसको सेव करना है कि नहीं, तो मैं कर देता हूँ नहीं, बल्कि माउस तो चल ही नहीं रहा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।